हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हमारे द्वारा जो है बिहार दरोगा 1799 को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में 2 दिन टेस्ट फुल लेंथ जो है टेस्ट करवाया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है अवर स्टडी नोट्स। उसी पे जो है दोस्तों सप्ताह में 2 दिन जो है टेस्ट करवाया जाता है। एक संडे को फिक्स है और दूसरा जो है थर्सडे या वेडनेसडे को करवाया जाता है, जिसकी सूचना आप लोग को पहले हमारे टेलीग्राम चैनल अवर स्टडी नोट्स पे दे दिया जाता है। और उसी टेस्ट का जो है दोस्तों आपको डिस्कशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को देते हैं। तो आज जो है दोस्तों हमारा आज 9वां टेस्ट है। 8 टेस्ट अभी तक हो चुका है, जिसका डिस्कशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा दिया गया है। वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अगर जो भी लोग नहीं देखे हैं। आज जो है हमारा 9वां टेस्ट का जो है डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। जो भी लोग अगर नहीं देखे हैं या फिर नहीं टेस्ट देते हैं, एक बार उनसे गुजारिश है कि एक बार हमारे टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें। आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है तैयारी का। चूँकि मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन सेट किया जाता है, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है सेट किया जाता है। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के पैटर्न को जो है दोस्तों हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सेट करते हैं। आलतू फालतू क्वेश्चन कोई भी दोस्त सेट नहीं किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन रहता है उसी को सेट किया जाता है। तो आप लोग एक बार जो है जरूर क्वेश्चन को अटेम्प्ट टेस्ट को जो है अटेम्प्ट करके देखें और अपने तैयारी को जो है दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका लेवल क्या है, कितना आपका तैयारी है। यहाँ से इस टेस्ट को दे करके देख सकते हैं। तो जो भी लोग अगर नहीं जुड़े हुए हैं, एक बार जुड़ करके इसका आप देखिए, आप लाभ उठा सकते हैं। आइए हम इसका डिस्कशन आप लोग को करवा रहे हैं। देखिए, जो भी लोग टेस्ट दिए हैं या नहीं भी दिए हुए हैं, तो एक बार जो है आप टेस्ट को देख करके इस क्वेश्चन को अंदाज लगा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं डिस्कशन। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है आज का, संवेग, वेग तथा द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि संवेग को जो है दोस्तों पी से इंडिकेट किया जाता है। तो पी बराबर जो होता है एम वी, मास इंटू आपको वेग, यहाँ पे वेलोसिटी होता है। पी बराबर एम वी, यानी कि यहाँ से संवेग, द्रव्यमान और वेग में जो है संबंध हो जाएगा संवेग बराबर एम वी, यानी कि मास इंटू वेग हो जाता है। वही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दोस्तों काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या संबंध है, काइनेटिक एनर्जी और संबंध इसमें काइनेटिक एनर्जी और आपको बता दें संवेग में क्या संबंध अगर आपसे पूछा जाए, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाई 2m होता है। यहाँ पे जो है p संवेग है और m जो है मास है। तो यह भी आप एक तरह से ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m होता है और यहाँ से आपको संवेग बराबर m भी होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। संवेग, वेग तथा द्रव्यमान में संबंध और काइनेटिक एनर्जी और आपको संवेग में जो संबंध है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 स्क्वायर बाई 2m होता है। तो इसको ध्यान रखिए, जहाँ m जो है मास को इंडिकेट करता है। दूसरा नियम जो है दोस्तों, स्नेल का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्नेल का नियम जो है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है। आप लोग अपवर्तन से बहुत सारी घटनाएं जो है पूछी जाती है एग्जाम में। आप लोग को पता होगा कि पूछा जाता है कि नदी में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। बाल्टी में सिक्का जो है, बाल्टी से भरे पानी में सिक्का को अगर डुबो दिया जाता है तो वह अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। या फिर कोई रड को या छड़ को जो है दोस्तों पानी में डालते हैं तो वह अपने सीधी लंबाई से हल्का टेढ़ी मुड़ी हुई दिखाई दे पड़ती है। तो यह सब जो है दोस्तों अपवर्तन की घटना के कारण ही यह सब होता है। तो इसको जो है आप लोग को ध्यान में रखना है। द्रव में तैरते हुए, द्रव में अगर तैरते हुए पिंड है दोस्तों, या फिर द्रव में डुबाया जाता है, तो यह जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि कोई वस्तु कोई द्रव में पूर्णतः या आंशिक डूबा होता है, तो जितना बल जो है ऊपर से लगाते हैं उतना जो है पानी भी जो है ऊपर की तरफ बल लगाते हैं। तो वह उत्प्लावन बल कहलाता है, जो कि आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था यह सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, पौधा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि पौधा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। और इसका क्या है, एक रिएक्शन पूछा जाता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में जो है दोस्तों पूछ लिया जाएगा इसका एक रिएक्शन। आपको बता दें कि यहाँ पे इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चा माल के रूप में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपको H2O, और यह रिएक्शन करके बनता है C6H12O6, यह बनता है। यहाँ पे 6 हो जाएगा इसका अणु, 6 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 H2O को लेंगे और सनलाइट में, यहाँ पे सनलाइट होता है दोस्तों, सनलाइट की उपस्थिति में अगर इसको रिएक्शन कराया जाए तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और प्लस में जो है दोस्तों 6O2, यह जो है गैस यह निकलता है। तो ऑक्सीजन गैस जो है निकलता है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है या फिर रॉ मटेरियल के रूप में, वेस्ट मटेरियल के रूप में दोस्तों यहाँ पे आपको ऑक्सीजन गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह
आपको कच्चा माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पानी को भी अगर यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि यह जो है ऑक्सीजन किसका रूप है, तो यहाँ से जल से जो है दोस्तों ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ से यह फैक्ट को याद रखिए, इस रिएक्शन को भी याद रखिए, चूंकि यह कई बार एग्जाम में जो है दोस्तों पूछ लिया गया है। C6H12O6 जो है वह ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से, सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करने से जो है दोस्तों बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का जो है उत्सर्जन होता है, रिलीज होता है ऑक्सीजन गैस। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका 3 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सरौता नींबू निचोड़ने का मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो दोस्तों यह जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने सेट किया है। तो आप लोग एग्जाम्पल के रूप में अगर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो कैंची हो गया, पिलास हो गया, यह सब जो है दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो मनुष्य का हाथ हो गया, चिमटा हो गया, यह सब जो है, या फिर एक पहिए का जो कूड़ा ढोने वाला गाड़ी होता है, वह सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब लिफ्ट एक समान वेग से, यहाँ पे शब्द को ध्यान देना है दोस्तों, शब्द का ध्यान रखेंगे तो तब जाकर के सही आंसर होगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तो जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो इसमें जो है वेग दिया हुआ है, तो वेग के कारण जो है दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके जब लिफ्ट ऊपर नीचे करेगी तो इसके वेग यहाँ पे भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह समान वेग यहाँ पे दे रखा है। यही अगर वेग की जगह पे दोस्तों त्वरण रहता, तो एक्सीलरेशन रहता, त्वरण की अगर बात कह देता कि एक समान त्वरण से ऊपर नीचे करती है, तो एक समान त्वरण से जब ऊपर नीचे करता, जब ऊपर जाता तो बढ़ता, और नीचे जब आती लिफ्ट तो त्वरण के कारण यह घट जाता। और यही में एक स्थिति बनती है, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है दोस्तों तो भारीहीनता का जो है सामना करना पड़ता है। तो यह सब फैक्ट को यहाँ पे ध्यान रखना है। शब्द शब्द का थोड़ा खेला हो जाता है और आंसर बदल जाता है। वेग के जगह पे अगर त्वरण रहता तो यहाँ पे आंसर बदल जाता, और लेकिन त्वरण है, वेग है, तो वेग के जगह पे कोई चेंज जो है दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किसी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? द्रव्यमान की क्वथनांक की यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है दोस्तों। आप लोग देखते होंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई बर्तन है और उसमें पानी जो है दोस्तों उबालते हैं, और ऊपर से कोई ढक्कन हम अगर ढक देते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि यह जो है बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है और ढक्कन ऊपर उठने लगता है। यानी कि हम दाब बढ़ा दिए, इसको ढक दिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, दाब बढ़ गया। तो दाब बढ़ने से क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट भी दोस्तों बढ़ गया। तो दाब बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट का भी वैल्यू जो है, मान जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ से बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों यहाँ पे गामा किरण है, बाद बाकी जो भी है यह सब अल्फा बीटा ध्वनि तरंग जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज की बात करें दोस्तों तो एंडरसन का नाम आता है, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। वही पॉली की बात करें दोस्तों तो न्यूट्रॉनो का नाम आता है, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉनो। यहाँ पे न्यूट्रॉनो की बात आता है दोस्तों, तो न्यूट्रॉनो की खोज जो है पॉली ने किया था। जे थॉमसन की बात करें दोस्तों, थॉमसन की बात करें तो यहाँ पे आपको बता दे, थॉमसन, यहाँ पे एक ट्रिक होता है दोस्तों, आप लोग भी ध्यान में रख सकते हैं, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ई और ट है तो ई से होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, ई से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को याद रखिए, और टी से जो है थॉमसन को दोस्तों याद, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया। पर दोस्तों प्रोटॉन की, प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड या फिर गोल्ड स्टीन का भी नाम देता है। तो यहाँ पे रदरफोर्ड या गोल्ड स्टीन को ध्यान रखिए। उसके बाद नाच है दोस्तों, यहाँ पे एन से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का च से है दोस्तों चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा। तो यहाँ से थॉमसन को याद रखिए, तो ई से ईंट है तो ईंट थॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया। गोल्ड स्टीन जो है दोस्तों प्रोटॉन की खोज किया, और पॉली जो है न्यूट्रॉनों की खोज किया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, और न्यूट्रॉन का खोज यहाँ पे चैडविक ने किया था। तो इसको ध्यान में, ईंट पर नाच आप लोग एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें आपसे, 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? आपको पता होगा दोस्तों कि P बराबर, यहाँ पे पूछ रहा है कि P प्लस N बराबर क्या होता है? तो यह जो होता है दोस्तों A, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। तो यह द्रव्यमान की संख्या हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर होगा। आपको पता होगा कि P बराबर E बराबर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन
और परमाणु संख्या यानी कि जेड जो है बराबर होता है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और बराबर में जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह सब जो है आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमाणु के नाभिक में जो है दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है और यही जो है दोस्तों यही जाकर के हम लोग का जो है द्रव्यमान संख्या बनता है, यही जो है द्रव्यमान संख्या बनता है। तो इसको ध्यान में रखना है। यही अगर उलट के भी पूछ लिया जाए आपसे, यहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होगा, तो a माइनस एन यानी कि द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकाल देंगे हम, तो हमारा जो है प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या जो है यहाँ पे निकल के सामने आएगा। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम 10 नंबर क्वेश्चन में, म्यूरेटिक अम्ल के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जाना जाता है। वाइल ऑफ विट्रॉल के नाम से जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। वाइल ऑफ विट्रॉल के नाम से सल्फ्यूरिक अम्ल और म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जो है दोस्तों हाइड्रोलिक अम्ल को जाना जाता है। इसको ध्यान में रखना है। मेथोनोइक अम्ल को दोस्तों फॉर्मिक एसिड जो कि चींटी के काटने से रिलीज होता है, तो यह जो है फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो यह टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो यह जो है दोस्तों गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। यह पूछा गया क्वेश्चन है बिहार दरोगा के द्वारा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क है? दोस्तों कैलामाइन जो है दोस्तों यह जो है जिंक का अयस्क है, जिंक का अयस्क है। अगर सोडियम के यहीं पे बात करें तो दोस्तों पिच ब्लेंड जो है सोडियम का अयस्क है। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइड का अयस्क है। पारा की बात करें दोस्तों तो सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोहे शरीर में लोहे की मात्रा बढ़ जाने से कौन सी बीमारी होता है? दोस्तों लोहे की मात्रा यहाँ पे शब्द का खेला है, बढ़ जाने से पूछा जाता है। तो दोस्तों लोहे की मात्रा अगर शरीर में घट जाए तब जाकर के एनीमिया रोग होता है, लेकिन यहाँ पे अगर बढ़ जाए आपके शरीर में लोहा की मात्रा, आयरन की मात्रा अगर बढ़ जाए तो सिडोरोसिस नामक जो है बीमारी होता है। तो इसका सही आंसर सिडोरेसिस हो जाएगा, क्योंकि आयरन यहाँ पे बढ़ रहा है। वही मिनीमाटा बता दे दोस्तों, तो शरीर में पारा की मात्रा बढ़ने से मिनीमाटा नामक रोग जो है होता है। वही विल्सन की बात करें तो दोस्तों कॉपर यानी कि तांबा की मात्रा अगर शरीर में आपसे बढ़ जाए, आपके शरीर में कॉपर की मात्रा यानी कि तांबा की मात्रा बढ़ जाए तो विल्सन नामक जो है बीमारी होता है। एक होता है दोस्तों इटाई, वह कैडमियम के बढ़ने से जो है इटाई नामक रोग होता है। यह सब हमेशा जो है बिहार दरोगा के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम बार बार ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बदल बदल के देते हैं ऑप्शन के सहारे और क्वेश्चन के सहारे जो है, ताकि आप लोग के अगर यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करे बिहार दरोगा तो आपसे यह गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आपको पता होगा दोस्तों वसा में जो घुलनशील विटामिन है तो आपको ADEK यानी कि BC जो है जल में घुलनशील होता है या वाटर सोल्यूबल होता है। बाद बाकी जो है दोस्तों ADE और के जो है यह वसा में जो है घुलनशील है। तो यहाँ पे बी जो है हमारा बी और सी जो है वाटर सोल्यूबल है, तो यह यहाँ से सही आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि थाइमिन की जगह पे यहाँ पे आरएनए में यूरोसिल होता है। थाइमिन जो होता है दोस्तों आपको डीएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में जो है थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। उसके बाद आपको यहाँ पे साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन यह सब जो है दोस्तों आपको थाइमिन यह सब डीएनए में होता है और आपको केवल थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया था वह दोस्तों हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। हुगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत को दिया गया था। रॉबर्ट हुक की बात करें दोस्तों तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और कोशिका सिद्धांत को किसने दिया दोस्तों? तो शिल्डन और स्वान के द्वारा। कोशिका सिद्धांत, अगर सिद्धांत से आपसे पूछ दिया जाए कोशिका सिद्धांत को किसने दिया तो शिल्डन और स्वान के द्वारा दिया गया। लेकिन वही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोशिका की खोज किसने किया दोस्तों तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। लेमार्क की बात करें हम आपसे तो यूज एंड डिस्यूज थ्योरी को जो है लेमार्क के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ऐसे ऑप्शन को जो है डिस्कस कर करके अगर पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान में रिकॉल करते रहेंगे तो क्वेश्चन जो है गलत होने की कम संभावना रहेगी, क्योंकि सब क्वेश्चन ऑप्शन को हम लोग डील कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर मतलब एक तरह से आपका रिवाइज भी हो रहा है पढ़ी हुई चीज को, और क्वेश्चन के माध्यम से हम क्वेश्चन भी देख रहे हैं, इसको अटेम्प्ट भी कर रहे हैं और रिवाइज भी कर रहे हैं। तो एक साथ जो है बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका पादप में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों स्टार्च जो है पादप में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पादप में पाया जाता है, सेल वॉल भी जो है दोस्तों पादप में पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम जो है दोस्तों यह जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्योंकि आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, जो कि यह जो है आपको पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है या जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम आपसे, फ्लोएम में कौन सी कोशिका मौजूद नहीं होती है? नहीं यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, तो फाइबर कोशिका जो होता है फ्लोएम में
फ्लोएम में, जो कि जाइलम और फ्लोएम आप लोग पढ़े होंगे, यह पादप कोशिका का भाग होता है। सिव ट्यूब जो है फ्लोएम में पाया जाता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है, कंपेनियन सेल भी पाया जाता है, और लेकिन फाइबर जो है यह इसमें नहीं पाया जाता है, फ्लोएम में, यह जाइलम में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से एक बार जो है बिहार दरोगा के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम इसको सेट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी कौन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी को एकिडीना और प्लेटिपस कहते हैं। दोस्तों यह ऐसा जंतु है जो स्तनधारी या दूध को पिलाते हैं, दूध जो पिलाते हैं, लेकिन यह बच्चे को जन्म न देकर के अंडा देते हैं। यह अंडा देते हैं और जब अंडा से बच्चा विकसित हो जाते हैं तब जाकर के यह मिल्क फीडिंग करते हैं, यानी कि दूध पिलाते हैं। इसलिए इसको स्तनधारी के रूप में एक जो है सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी का, क्योंकि सरीसृप जो है अंडा देते हैं और दूध नहीं पिलाते हैं, लेकिन यह अंडा भी देते हैं और दूध भी पिलाते हैं, तो दोनों का जो है बीच की कड़ी एकिडीना और प्लेटिपस को कहा जाता है। इगुलिना की बात करें दोस्तों, तो जंतु और पादप के बीच की कड़ी को इगुलिना कहा जाता है। वायरस, निर्जीव और सजीव की बीच की कड़ी जो है दोस्तों वह वायरस कहलाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी का जो है निर्माण करता है? दोस्तों WBC के अंतर्गत जो है लिम्फोसाइट नामक एक जो होता है WBC में, वह जो है एंटीबॉडी का निर्माण जो है लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। मोनोसाइट और एसिनोफिल, यह सब भी जो है एंटीबॉडी के रूप में रहता है, या जो कि यह कभी कोई कीटाणु भक्षण करता है, कोई सब जो है दोस्तों रोग प्रतिरोधक को बढ़ाने का काम जो है सब मिलकर करता है। मेन रूप से एंटीबॉडी का निर्माण जो है यहाँ पे लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, यह आप लोग को बताना है। सेंट्रोसोम, यह जो है दोस्तों कोशिका विभाजन, यह सही है। सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन को करना। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे होती है, यह भी सही है। लाइसोसोम, जिसको अभी हमने बताया दोस्तों कि यह आत्महत्या की थैली है, यह शोषण का केंद्र नहीं, लेकिन बल्कि यह जो है दोस्तों पाचन की क्रिया में सहायक होता है लाइसोसोम। तो यह शोषण का, और से शोषण के केंद्र की बात करें दोस्तों तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया नीचे दिया गया है, ऊर्जा भी निर्माण करता है, चूंकि श्वसन क्रिया होगा तभी जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे लाइसोसोम हो जाएगा, जो कि श्वसन केंद्र यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? देखिए दोस्तों पूरब से पश्चिम दिया गया है, तो आपको भारत का नक्शा हमने बहुत वीडियो में जो है दोस्तों बता दिया हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का नक्शा किस तरह से है जो दोस्तों भारत का नक्शा आपको कैसे है, यहाँ पे देख रहे होंगे तो ऐसे आता है दोस्तों, यह मोटा मोटी ऐसे भारत का नक्शा है। यहाँ पे पूछ रहा है पूरब से पश्चिम, तो यहाँ पे दोस्तों ईस्ट इधर हो गया और वेस्ट इधर हो गया, तो हम लोग को इधर से इधर आना है। तो मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर के इधर आपको जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड की तरफ जो है बढ़ना है। इसमें हम लोग को सजाना है कि पूरब से पश्चिम की तरफ कौन सी पर्वत है दोस्तों, कंचनजंगा, एवरेस्ट। तो यह जो है गलत हो जाएगा, चूंकि पहले आता है दोस्तों आपको पहले आपको एवरेस्ट देखने को मिलेगा, फिर जो है दोस्तों कंचनजंगा मिलेगा, फिर अन्नपूर्णा आता है, फिर धौलागिरी आता है। तो यह जो है दोस्तों पूरब से पश्चिम, यहाँ पे आपको देखे होंगे कि सिक्किम के बाद यहाँ पे एवरेस्ट नामक पर्वत आता है, सिक्किम में है कंचनजंगा, फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे अन्नपूर्णा है, और फिर यहाँ पे उत्तराखंड के थोड़ा सा बगल में जो है धौलागिरी है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में, मैप में भी हमने बताया है, तो आप लोग यहाँ से देख करके समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी नदी जल विवाद जो है दोस्तों बहुत पहले से इसका इतिहास आ रहा है, लगभग 1800 ईसा पूर्व 1800 ईस्वी या फिर 1923 में भी इसका दिया जाता है। मेन रूप से जो है ना दोस्तों यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, लेकिन केरल और पुडुचेरी भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बीच भी जो है विवाद है मेन रूप से, लेकिन मेन रूप से अगर देखा जाए तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, बीच में जो है यह भी उलझा हुआ है दोस्तों केरल और पुडुचेरी। तो हमारा सही आंसर जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं पूछा जाता है विशाखापट्टनम, भारत का सबसे गहरा पतन। यह सही बात है कि विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कोच्चि जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, और जवाहरलाल नेहरू पतन जो है भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन, जो कि यह गलत है। इन्नौर जो है एक मशीनीकृत पतन है। कांडला जो है दोस्तों यह ज्वारिया बंदरगाह है, ज्वारिया बंदरगाह, जिसकी रासायनिक बंदरगाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका नया नाम बदल करके दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। तो हमारा सही आंसर सी नंबर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही करना है? तो बाल्को के अगर नाम आएगा दोस्तों तो बाल्को कोरबा में है, और हिंडाल्को की बात करें तो यह रेनीकूट है। उसके बाद आपको इंडियन एल्यूमिनियम की बात करें दोस्तों तो यह इंडियन एल्यूमिनियम आपको यहाँ से देख सकते हैं 2 और 4
2 और 4, उसके बाद एक यहाँ पे हीराकुंड, इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड आ जाएगा, और नेशनल एल्यूमिनियम जो है दोस्तों कोरापुट में आ जाएगा। तो ए नंबर जो है यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों यहाँ पे कि मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों लीवर जो होता है, लीवर यकृत, यही जो है कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, और बाद में जाकर कभी अगर कार्बोहाइड्रेट की जरूरी पड़ता है तो फिर से यह कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के हम हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? गलत पूछ रहा है। बेतवा जो है माता टीला, बेतवा नदी पे माता टीला बांध है। भाखड़ा नंगल बांध जो है यह सतलज नदी पे पंजाब में है, तो यह महानदी दिया गया है, यही जो है दोस्तों गलत है। चंबल गांधी सागर यह सही है। काकरापारा जो है ताप्ती नदी पर, यह भी सही है। हमारा सही आंसर यहाँ से बी निकल के सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंधी जो है सभी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा का होना, बादल छाना, यह सब जो है घटना जो है यह क्षोभ मंडल में होता है दोस्तों। समताप मंडल में आपको वायुयान की जो परिचालन होता है वह समताप मंडल में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, बिहार में गंगा नदी के उत्तरी मैदान के बाढ़ के मैदान में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल जो है गंगा के द्वारा बाढ़ लाया जाता है, और यह उपजाऊ के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे खाद उर्वरक देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह बाढ़ जो आता है उसी से बहुत सारे उर्वरक यहाँ पे प्रदान हो जाता है, और ये उपजाऊ की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। वही पुराने जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों भांगर जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, किस ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा, पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी की जुड़वा बहिन, यह सब जो है दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वेनस को जो है दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है। कौन सा जलडमरू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलडमरू एशिया और उत्तरी अमेरिका के अलग करता है? तो दोस्तों बेरिंग जलडमरू जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम आपसे कि प्रायद्वीपीय, यहाँ पे पाक जलडमरू आपको पता है कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी जो है यह सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। वही अगर दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी का नाम आता है। गुरु शिखर जो है दोस्तों अरावली पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी है। वही डोडा बेटा की बात करें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, तो इसको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पे, और गांधी सागर बांध जो है दोस्तों साबरमती पे। तो यह साबरमती नहीं गांधी सागर, जो कि यह गलत है, यह दोस्तों चंबल नदी पे है, चंबल नदी पे। तो इसको ध्यान में रखना है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अचान कमार जो टाइगर रिजर्व है वह कहाँ पे है? तो यह जो है दोस्तों अचान कमार छत्तीसगढ़ में है टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि भारत में निम्न मिट्टी में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अक्षय के कारण जो है निर्मित होता है? तो बेसाल्ट लावा के कारण जो है दोस्तों रेगुर मिट्टी का जो है निर्माण होता है, तो आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली जहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है भारत के किस राज्य में है? साइलेंट वैली आपको पता होगा कि केरल राज्य में है। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है जिसका सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक आपको एम एस स्वामीनाथन को याद रखना है। यहाँ से आपको पता होगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है, क्योंकि अभी इनका निधन भी कुछ दिन पहले हो गया है, तो इसलिए भी यह फेमस है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन आने की संभावना है, आप याद रख सकते हैं। नॉर्मन बोरलॉग की बात करें दोस्तों तो यह विश्व स्तर पर हरित क्रांति के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। वर्गीज कुरियर की बात करें दोस्तों श्वेत क्रांति के रूप में 1970 यानी कि दूध के जो क्रांति आया था दूध के क्षेत्र में, तो यह बरगुज कुरियर जो है श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है, यानी कि इनके जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध थॉमस कप जो है दोस्तों यह बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से। फुटबॉल जो है दोस्तों संतोष ट्रॉफी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिकेट से तो आपको पता ही होगा कि चाइना मैन, यह सब जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें आपसे, तो अब रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मेरे ससुर की एकमात्र बेटी, यानी कि मेरे ससुर की एकमात्र बेटी यानी कि मेरी पत्नी हो गई, और की बेटी यानी कि मेरी पत्नी की बेटी यानी कि मेरी बेटी हो गई, तो वह महिला उस पुरुष से कैसे समझो? इसका सही आंसर बेटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में 4 में के समान है और एक जो है भिन्न है, भिन्न को चुनना है। BDF यानी कि 2 4 6 इसका कोड होता है 2 4 6, मतलब 2 बढ़ रहा है, फिर से यहाँ पे 7 9 11, 2 बढ़ रहा है 16 18 20, और यहाँ पे 12 13 और 15। तो यह दोस्तों 12 13 हो गया, तो यही जो है नहीं मैच कर रहा है, गलत है, तो यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों √x बराबर 4। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग √x है, √x बराबर √x बटा में 4,
और इक्वल टू कितना है 16 और बटा में √x। तो यह बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ कर दीजिए और यहाँ से यहाँ कर दीजिए, तो x √x और √x को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x आ जाएगा, और 16 गुने 4 करिएगा तो दोस्तों 64 जो है इसका सही आंसर। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी a से b तक जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और b से a 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल यहाँ निकालना है। बहुत सिंपल है ये भी। इसका सिंपल फार्मूला होता है दोस्तों 2 गुने a इंटू बी और प्लस में बटा में a प्लस b होता है। 2 गुने यहाँ पे हो जाएगा 40 और 60 40 और बटा में होता है दोनों को जोड़ देना, यानी कि 60 प्लस 40 हो जाएगा। तो इस यहाँ से इसका अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 गुने 60 गुने 40 बटा में 100 हो जाएगा, और यहाँ से 0 से 0 हटा देंगे तो 48 जो है हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ से कि एक वस्तु को 4800 में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो 3600 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्राप्त करना क्या होगा? आपको परसेंटेज बताना है लाभ या हानि का। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 4800 में बेचने पर 20% का उसको लाभ होता है, तो मान लीजिए कि दोस्तों 100% में कोई भी चीज जो होता है 100% अपने आप में होता है, लेकिन इसको 20% का जो है लाभ होता है, यानी कि 120 हम यहाँ से लेंगे। 120% का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग का? 120% का वैल्यू जो है यही 4800 दिया गया है। 4800 120% का वैल्यू है। यहाँ से हम लोग जो है 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 12 चौक 48, यहाँ से 40 मरतबे, यानी कि अगर 100% का अगर वैल्यू आपसे पूछा जाए यहाँ से तो जो है 4000 यहाँ से आपका 100% का वैल्यू निकल के सामने आएगा। और मान लीजिए कि 1% का 40 आया तो 100% का 4000। तो यही जो है दोस्तों हम लोग का कोई क्या निकला यहाँ पे? सीपी निकल गया। क्रैमुल जो है दोस्तों यहाँ पे 4000 क्रैमुल निकल गया, लेकिन क्रैमुल 4000 है। अब कहता है इसको कि 3600 में बेचा गया। 3600 में बेचने से क्या होगा दोस्तों? इसको लाभ हमारा क्रैमुल जो है 4000 है और 3600 में बेचा, यानी कि हम लोग का घाटा होगा। विक्रैमुल हो गया इतना, तो इसको कैसे निकालते हैं? हानि परसेंट कैसे निकालते हैं? दोनों को माइनस करेंगे तो 4000 में से 3600 को घटाएंगे, कितना हो गया? 400। अब बटा में क्रैमुल करते हैं। क्रैमुल कितना हो गया दोस्तों? 4000 क्रैमुल है, और गुने 100 करते हैं तो यहाँ से हम लोग को हानि परसेंट निकलेगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, फिर से जो है 1 जीरो से 1 जीरो इधर, और ये से खत्म हो गया। बच गया कितना दोस्तों? तो 10% जो है हम लोग का हानि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, यह बहुत ही सिंपल था। आपको समझाने के लिए बस इतना लिखना पड़ रहा है ना, तो ये सब देखने के साथ ही ऐसे ही टिक लगाने वाला है मैथ। तो ऐसा ही एग्जाम में भी पूछा जाता है, इतना ही इजी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दशानन कौन सा समास या हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों? तो बहुब्रीहि समास का या जो है दशानन जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार का संधि विच्छेद करना। सत्य जोड़ आचार जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है इंग्लिश से दोस्तों, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स पूछ रहा है यहाँ पे। हैप्पी का सिनोनिम्स पूछा रहा था दोस्तों, जॉयफुल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आपसे बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे इंग्लिश का एक है दोस्तों, यहाँ पे या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से पूछा जाता है कभी कभी यहाँ पे, तो ऐसा ही। तो इसका है द अर्थ, यहाँ पे देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करना है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। इसका सही आंसर होगा कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसका सही आंसर जो है यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, इसको हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा जो किया जाता है दोस्तों, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर में जो है वृद्धि कर दिया जाता है, तब जाकर के मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि धन विधेयक यानी कि मनी बिल जो होता है वह सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों यह राष्ट्रपति के अनुमति से ही या लोकसभा में सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है पेश किया जाता है। तो यह ध्यान रखना है, सबसे पहले जो है यह लोकसभा में पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है यह पेश किया जाता है, और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति इस पे होती है। और राज्यसभा में जब इसको पेश किया जाता है दोस्तों 14 दिन तक यह राज्यसभा में रह सकता है। अगर राज्यसभा पारित करे फिर भी ठीक है, ना पारित करे फिर भी जो है दोस्तों यह पारित हो जाता है। तो नाम मात्र के लिए यह राज्यसभा में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है रिट जारी अनुच्छेद 32 के तहत करता है। वही आपको हाई कोर्ट की बात करें यानी कि उच्च न्यायालय की बात करें तो 226 के तहत जो है सुप्रीम हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो है अपना रिट जारी करता है। वही 124 में आपको पता होगा कि 124 में है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय नागरिक किस आधार पर जो है
भारतीय नागरिकता किस आधार पर जो है समाप्त की जा सकती है? परित्याग करके। अगर आप अपनी नागरिकता को त्याग कर देते हैं तो भी आप जो है त्याग कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता को खो सकते हैं। समाप्ति करके अगर भारत सरकार के द्वारा आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए फिर भी आपका समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे है डिप्रिएशन, अगर आपको वंचित कर दिया जाए तो भी जो है दोस्तों आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तो यह जो है तीनों के तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे कि राजा राममोहन राय के योगदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोग को। कि निम्नलिखित यहाँ दिया हुआ है एक में कि इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 1815 में जो है 1815 में ब्रह्म आत्मीय सभा की स्थापना होती है। 1815 में आत्मीय सभा की राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापना होता है और यही 1828 में जाकर के ब्रह्म समाज का रूप ले लेता है। तो यह बात सही है। इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक का समर्थन किया था। यह भी बिल्कुल सही है। धारा 17 का प्रयोग करके दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है सती प्रथा को अंत समाप्त किया, जिसमें राजा राममोहन राय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का संपादक थे। यह भी बिल्कुल सही बात है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें आपसे कि सूरत विभाजन के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है कि सूरत विभाजन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह विभाजन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में किया गया। बिल्कुल सही बात है। यह विभाजन मुख्य रूप से कांग्रेस के उदारवादी और गर्म पंथी यानी कि नरम दल और गर्म दल में दोस्तों वैचारिक मतभेद होने के कारण यह विभाजन हुआ था। बिल्कुल यह भी सही बात है। इस विभाजन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी, यह बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। यहाँ के जो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष जो थे यहाँ के अध्यक्ष थे। 1907 में जो इसके अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे रास बिहारी घोष के द्वारा जो है अध्यक्ष। तो 1 और 2 सही है, 3 जो है दोस्तों गलत है। तो केवल यहाँ पे 1 और 2 यानी कि सी नंबर जो है सही हो जाएगा। वही अगर यही अधिवेशन आगे जाकर के 1916 में जो होता है लखनऊ में, 1916 में उसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों 1916 में उसकी अध्यक्षता एस.सी. मजूमदार के द्वारा किया जाता है। तब जाकर के यहाँ पे गर्म दल और नरम दल दोनों जो है पुनः मिल जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करें आपसे तो दंती दुर्ग जो है यहाँ के संस्थापक थे राष्ट्रकूट वंश का, और यहाँ के राजधानी मान्यखेड़ था। विजयालय जो है दोस्तों चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे कि किस शासक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है दोस्तों बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल और बिहार को भी जो है दोस्तों दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे जलियांवाला बाग नरसंहार जो है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला नरसंहार हुआ था, जिसमें जनरल डायर के द्वारा जो है गोली चलाने का आदेश देता है और जनरल आर डायर के द्वारा आदेश दिया जाता है और ओ डायर के द्वारा आदेश दिया जाता है और आर डायर के द्वारा जो है गोली चलाया जाता है 13 अप्रैल 1919 के में। इसको डेट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस समय जो है दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोजान की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो दोस्तों लोजान की संधि जो है तुर्की और यूनान के बीच में जो है लोजान की संधि 1923 या 1923 में जो है दोस्तों लोजान की संधि होते हैं। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। सही है दोस्तों, यह 1923 में जो है दोस्तों लोजान की संधि तुर्की और यूनान के बीच में हुआ था। तो यह क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है विश्व इतिहास से, तो यहाँ से यह क्वेश्चन उठाया गया है। बिहार दरोगा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बाबू कुंवर सिंह। तो दोस्तों बीपीएससी का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि जब तक अगर ये क्वेश्चन को हर बार बीपीएससी के द्वारा अगर ना पूछा जाए तो उसका क्वेश्चन बनाना जो है असफल माना जाता है। हर बार जो है यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। वही तात्या टोपे की बात करें दोस्तों तो आपको ग्वालियर में तात्या टोपे, नाना साहब जो है दोस्तों कानपुर में जो है नेतृत्व किए थे, तो यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे कि यहाँ पे मिलान करना है। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 में। दांडी मार्च की शुरुआत आपको पता होगा कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो है दोस्तों दांडी मार्च चली थी, तो यह 4 हो जाएगा। इसका सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में होता है। तो यह 3, 4, 2 और 1 आंसर जो 3, 4, 2 और 1 नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित यह सबसे बड़ा बंदरगाह था। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे आपको पता होगा। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे यह स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे जो है स्थित है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस शासक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी? तो अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को जो है दोस्तों श्रीलंका जो है भेजा था।
श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही 1582 में दोस्तों 1582 में दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा जो है किया गया था। यह सभी धर्मों के लिए जो है दोस्तों 1583 में खोल दिया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे अस्थायी बंदोबस्त के किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अस्थायी बंदोबस्त को ही दोस्तों जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है, इस्तेमारी व्यवस्था कहा जाता है, या फिर सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है दोस्तों। तो यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इसी के समय में सर जॉन सॉर के सहयोग से यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1905 में बंगाल विभाजन का किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो आपको पता होगा कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का जो है दोस्तों इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दोस्तों इसी के समय में आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट जो है इसी के समय में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग जो है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में 1911 में कोलकाता से दिल्ली जो है राजधानी परिवर्तन होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो है जुलाई 1946 में भारत आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, बेबल एजेंडा 1945 में आया था, तो और भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है दोस्तों 1947 में आया। यह सब फैक्ट को जो है दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मन में आया था, तो कैप्टन मोहन सिंह जो है दोस्तों इन्हीं के मन में जो है आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम आया था। उसके बाद 1942 में जो है इसकी स्थापना राष्ट्र बिहारी बोस के द्वारा किया गया और 1943 में जो है दोस्तों इसका कमान जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है संभाल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, या निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, और इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों महाकश्यप के द्वारा किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में आयोजित हुआ गया था, यह भी सही बात है, वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, और अश्व घोष के द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पे उपाध्यक्ष जो है बने थे अश्व घोष। नेक्स्ट है दोस्तों इन संगीति का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म ग्रंथों का संकलन और मतभेदों को सुलझाना था, यह भी जो है दोस्तों सही बात है। तो इस तरह जो है यहाँ पे तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे प्लासी का युद्ध कब हुआ, सबको पता होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है 1191 में होता है, और बक्सर का युद्ध 1764 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है दोस्तों 1919 में। तो इस अनुसार जो आंसर होगा आपको देख लेना है 3 4 2 और 1, 3 4 2 और 1, ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त सही आंसर। किस संविधान संशोधन के जो है दोस्तों मिनी संविधान कहा जाता है, तो यह जो है 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है 1976 के द्वारा। इसी के द्वारा दोस्तों प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन किया गया और उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जो है दोस्तों 3 शब्द यह प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी के अनुसार दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही आपको मौलिक कर्तव्य को जो है दोस्तों भाग 4 के क के 51 के क में जो है दोस्तों जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपको 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को जो है दोस्तों विधिक अधिकार या मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 है, यह जो है दोस्तों 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष वोट देने का अधिकार को कर दिया गया। 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, और इसी के तहत जो है अनुच्छेद 21 के क में जो है इसको जोड़ दिया गया। तो नेक्स्ट सब पॉइंट को दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों रीट का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना, और यह जो है अवैध हिरासत में के खिलाफ जो है जारी की जाती है। कि इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों सशरीर प्रस्तुत करना, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के दोस्तों यह इसीलिए जारी किया जाता है, और इसमें इसका मतलब होता है कि जो भी कैदी को अरेस्ट किया गया है उसको सशरीर 24 घंटा के अंदर जो है दोस्तों आने जाने की टाइम को छोड़ करके 24 घंटा के अंदर जो है उसको जो है कोर्ट में पेश करना। तो आप लोग देखते होंगे कि किसी को अगर हिरासत में रखा जाता है, लिया जाता है, तो उसको अगले दिन यानी कि 24 घंटा के अंदर में उसको जो है कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। वही परमादेश की बात करें दोस्तों, तो परमादेश निचले अपने अधिकारी को या फिर कोर्ट को ऊपर वाला सेशन नीचे वाले सेशन को आदेश देता है कि यह अगर आपके काम दायरे का काम नहीं है मेरे ऊपर भी। उत्प्रेषण भी उसी तरह का है। अधिकारी परीक्षा की बात करें दोस्तों, तो अगर गलत तरीका से कोई पद धारण किए हुए है तो उसको ऊपर से आदेश आता है कि किस हक से जो है आप उस पोस्ट को धारण किए हुए आप जवाब दीजिए।
तो यह सबको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 352 में है, राष्ट्रीय आपात है, राजकीय आपात जिसको कि राष्ट्रपति शासन कहा जाता है वह 356 में है, और वित्तीय आपात की घोषणा जो है दोस्तों 360 में किया जाता है। तो यह सब ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के समता का अधिकार किन अनुच्छेद के तहत? समता का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 के दोस्तों समता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर 23 से 24 तक दोस्तों यह जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो यह सबको फैक्ट को याद रखना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यह बीपीएससी में कितना बार जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली किस पर जो है आधारित है? तो दोस्तों न्यूनतम कोष प्रणाली पर जो है दोस्तों आधारित है। यह भी बीपीएससी के द्वारा हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? दोस्तों हिस्टोलॉजी मतलब उत्तक से संबंधित है। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। कोशिका को दोस्तों साइटोलॉजी कहा जाता है। हड्डी के अध्ययन को दोस्तों ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, और विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। तो यह सब पॉइंट को जो है दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? यह सब करंट का क्वेश्चन अब आ गया। तो वायुसेना के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों अमरप्रीत सिंह को, अभी जो वर्तमान में अमरप्रीत सिंह है वायुसेना के अध्यक्ष। वही दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करें तो यह जो है जल सेना अध्यक्ष है। उपेंद्र द्विवेदी जो है दोस्तों यह थल सेना अध्यक्ष है, और लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जो है दोस्तों यह सीडीएस है वर्तमान में, अभी चीफ ऑफ डिफेंस जो है अभी यह अनिल चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितना है? तो महारत्न कंपनी की संख्या जो है दोस्तों 14 है वर्तमान में। वही अगर नवरत्न की बात करें तो नवरत्न की संख्या जो है दोस्तों आपको 16, नवरत्न की कंपनी की संख्या दोस्तों आप लोग कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों, 16 नहीं, आपको बता दे 24 या लगभग 24 के आसपास है। आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं, कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के दोस्तों तो पीटी उषा जो है। तो यह इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन यह सही है, नॉर्वे के ओस्लो यह भी सही, कन्या का दोस्तों नैरोबी यह भी सही है, वियतनाम की राजधानी दोस्तों हनोई है, और अबू धाबी जो है दोस्तों आपको बता यूएई की राजधानी दोस्तों अबू धाबी है, और वियतनाम के हनोई हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर जो आए दाना तूफान का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो कतर के द्वारा जो है दोस्तों दाना तूफान का नामकरण किया गया है। हाल ही में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है उसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? दोस्तों छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन जो है यह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर खेत स्वस्थ खेत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा जो है किया गया है, शुरू किया गया? तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में सुमेलित नहीं कर पूछ रहा है आपसे। तो बहुसलीम उत्सव जो है जम्मू कश्मीर यह सही है। कुकुर तिहार उत्सव जो है नेपाल में मनाया गया है, यह भी सही है। उसके बाद कटी बिहू उत्सव जो है त्योहार जो है यह असम में मनाया गया, यह भी सही है। बोनालो उत्सव जो है तमिलनाडु नहीं, जबकि यह जो है तेलंगाना में मनाया गया, यह तेलंगाना में मनाया गया। तो इसको ध्यान में रखना, बोनालो उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। तो हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के नोलेन गुड़ संदेश मिठाई को जो है जीआई टैग दिया गया? तो यह जो है पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ संदेश मिठाई को जीआई टैग जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करना है आप लोग? तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे या कर्पूरी ठाकुर? तो दोस्तों यह गलत बात है, क्योंकि महामाया प्रसाद सिंह जो थे, महामाया प्रसाद यह प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, महामाया प्रसाद। नेक्स्ट दोस्तों, इन्होंने बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे थे, यह बिल्कुल सही बात है, और वह बिहार के 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यह भी बात सही है। तो दोस्तों 2 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें आपसे कि हाल ही में बिहार के किस जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो गोकुल जलाशय बक्सर यह सही है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण यह भी सही है दोस्तों। तो ए और बी जो है दोनों को जो है आपको रामसर स्थल में घोषित किया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाला एग्जाम में, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। तो उदयपुर राजस्थान नहीं जाना है, या बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, तो यह भी बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे कि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला प्रथम भारतीय बंदरगाह कौन बन गया है? हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला
पहला भारतीय, तो दोस्तों यह जो है BO चिदम्बरनार बंदरगाह जो है यह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला प्रथम भारतीय बंदरगाह जो है बन गया है। तो चिदम्बरनार बंदरगाह को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वही 29 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय टाइगर डे यानी कि बाघ दिवस जो है मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और कुष्ठ 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 5 सितंबर दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें आपसे, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 2024 जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है दोस्तों कोलंबिया में जो है दोस्तों यह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का स्थापना किस तिथि को हुई? तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना तिथि है। यह इसी दिन स्थापित हुआ था UNO, इसीलिए 24 अक्टूबर को दोस्तों UNO डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो डॉक्टर राज बोथरा जो है इसके आत्मकथा इसी की आत्मकथा है, तो इसको ध्यान में रखना है। दिल्ली सरकार के किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है दोस्तों? तो दक्षिणी रीच को जो है आरक्षित वन घोषित किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। पहले तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता कौन बना है दोस्तों? तो राजपुताना रॉयल्स के द्वारा जो है यह उपलब्धि किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। पहले तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता राजपुताना रॉयल्स जो है बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है दोस्तों? तो यह भारत जो है 128वां स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया है, महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है ईरानी कप 2025-26 का जो विजेता है वह जो है दोस्तों विदर्भ के द्वारा ईरानी कप 2025-26 का विजेता विदर्भ बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पैसिफिक रिच सैन्य अभ्यास जो है भारत कहाँ शुरू किया गया है, किस देश में शुरू किया? तो यह जो है दोस्तों पैसिफिक सिंगापुर में जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे में याद रखिए। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, यह भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यह जबलपुर में है, सिकंदराबाद में है। साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद। नेक्स्ट है वेस्टर्न WCR का दोस्तों मुख्यालय जबलपुर में है। तो दोस्तों यही था डिस्कशन पूरे 100 क्वेश्चन का, और उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमने 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको बताया हूं, और आपको एक यहाँ पे कुछ सूचना आपको बता दें कि अगर बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि अगर हमारे टेलीग्राम से आप इसका PDF अगर लेना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स पे जुड़ करके दोस्तों इसका PDF ले सकते हैं। और पर डे संडे को और एक थर्सडे और वेडनेसडे को दोस्तों सप्ताह में 2 दिन हमारा यह टेस्ट होता है बिहार दरोगा का फुल लेंथ, तो आप लोग पार्टिसिपेट करके जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और डेली होमवर्क टारगेट सीरीज हमारे टेलीग्राम पे चलता है आवर स्टडी नोट्स पे, जो कि 7 बजे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको टारगेट दिया जाता है पर डे लूसेंट से, SPD करंट अफेयर से और रेलवे SPD जो GK होता है सामान्य अध्ययन, उससे जो है तीनों बुक से आपको दिया जाता है टारगेट, और रात में 7 बजे से जो है यह टेस्ट होता है। और आपको यह जो है आपसे को फिर से 2 दिन बाद से नया तरीका से यह लास्ट हो रहा है। हमने पूरा लूसेंट और लगभग SPD पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ, और यह फिर से जो है दोस्तों शुरू होने जा रहा है। अब 2 दिन बाद से फिर से शुरू होगा, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो है इसमें जुड़ करके और लगभग 45 दिन में पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको एक नया बैच है SPD करंट अफेयर का, जो कि 3 दिसंबर से यह शुरू हो रहा है, यानी कि कल से शुरू हो रहा है। यह 30 डेज का टारगेट है जो कि SPD करंट अफेयर इसमें करवाया जाएगा, और पूरा का पूरा जिसमें आप यह टाइमिंग आपको बता दें कि 10-15 से है, 51 रुपया मात्र फी रखा गया है। और यह बुक जो है SPD करंट अफेयर करवाया जाएगा दिसंबर वाला, जो अभी नया एडिशन का आ गया है उसका। और इसमें पर डे आपको 75 से 80 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन जो टारगेट दिया जाएगा आपको 2 पेज फर्स्ट से, और मंथली करंट अफेयर जो प्रश्न उत्तर संग्रह होता है उसमें 15 दिन का, यानी कि जो है दोस्तों 15 दिन का दिया जाएगा। इनकी 1 मंथ को जो है 2 दिन में खत्म, हम लोग 1 मंथ को प्रश्न उत्तर संग्रह को 2 दिन में 1 मंथ को खत्म करेंगे। इस तरह से 24 दिन में जो है हमारा 12 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा। बाद बाकी इधर जो है दोस्तों 62 पेज, तो 61 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा, यानी कि 30 दिन का टारगेट है। और इसमें 50 क्वेश्चन जो टारगेट हम देंगे उसमें से पूछा जाएगा, और जो आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे हमारा जो छूटा जाएगा उसको डिवीजन के तौर पे आपको 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से पिछले क्वेश्चन से दिया जाएगा। जो बेस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, उसको जो है 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपसे पर डे 80 क्वेश्चन के आसपास में 75 से 80 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पर डे।
तो इस तरह आपका आगे तैयारी भी होता जाएगा और पीछे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो जो भी अगर इसमें लेना चाहते हैं एडमिशन तो आज ले सकते हैं, कल से यह बैच स्टार्ट हो गया है। और हमारा एक लुसेंट करंट अफेयर और लुसेंट करंट अफेयर, एसपीडी करंट अफेयर, यूथ पब्लिकेशन का साइंस भी का बैच एक 9 बजे 9 PM में चल रहा है। उसका फी दोस्तों 101 रुपया है। वह अपना उसमें 10 से 12 क्लास लगभग हो चुका है। तो जो भी लोग अगर इसमें इच्छुक हैं तो ऐड हो सकते हैं। यह अभी आने वाले एग्जाम में दोस्तों यह करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर आप जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं इससे जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं, इसमें भी जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप फ्री में भी करना चाहें तो हमारा फ्री में भी जो है यह बैच चल रहा है, इसमें भी आप जुड़ करके अपने तैयारी को रिजल्ट तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।